नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। जैसे कि इस लॉकडाउन पीरियड में आप सभी अपने घरों में बैठकर तैयारी कर रहे हैं और पूरा शिक्षा जगत अभी बंद हो रखा है। अभी ऑफलाइन क्लासेस अभी कहीं पर भी पॉसिबल नहीं हो पा रही है, क्योंकि सामाजिक दूरी, व्यक्तिगत दूरी बनाए रखना अभी काफ़ी ज़रूरी है। तो इसी दरमियान मैंने अपना एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम दीपक त्रिपाठी है, और इस चैनल पर मैं आप लोगों को आज से हिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। मैं भारतीय इतिहास। आज के वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो इतिहास के सामान्य जानकारी के बारे में करेंगे कि इतिहास का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ था, इतिहास का मतलब क्या होता है, और इतिहास आगे चलकर किन किन रूपों में विभक्त हुआ है और किन किन रूपों में हमको उसे पढ़ना है। जो स्टूडेंट्स पटवारी, रीट, आरएएस, कांस्टेबल या अन्य राजस्थान या फिर भारतीय जो परीक्षा होती है भारतीय स्तर पर, राजस्थान स्तर पर, अगर उनकी तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय इतिहास परीक्षा में एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय होता है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसी क्रम में मैंने आज से भारतीय इतिहास पर वीडियो बनाना शुरू किए हैं, जो आपको रेगुलर एक एक वीडियो पर डे के आपको मिलेंगे। और इस वीडियो की सबसे अच्छी बात ये होगी कि ये वीडियो अधिकतम 30 मिनट के होंगे। इससे अधिक के वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा समय के, क्योंकि काफ़ी बच्चों के पास में अलग अलग सब्जेक्ट होती है पढ़ने के लिए। कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है तो कोई कंप्यूटर पढ़ रहा है, तो कोई मैथ्स पढ़ रहा है, तो कोई ज्योग्राफी पढ़ रहा है, तो कोई पॉलिटी पढ़ रहा है। तो हर सब्जेक्ट को वेटेज देना बराबर ज़रूरी होता है। तो मेरे हर वीडियो 30 मिनट तक के होंगे, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। और हर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में मैं एक वीकली टेस्ट भी लेऊंगा मैं टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में, ताकि आप अपने स्तर का परीक्षण खुद स्वयं कर सकें। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को देखें, समझें, और किसी भी प्रकार के अगर आपको कोई डाउट होते तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आप लोगों का मुझे प्रोत्साहन मिलेगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। जैसे आप मेरे वीडियो को अगर निरंतर देखोगे और मुझे लगेगा कि आप लोगों की रुचि बहुत ही अच्छी आ रही है पढ़ने में, ठीक है, आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है या आप लोगों को किसी प्रकार कोई दिक्कत का सामना नहीं हो रहा है, तो मेरे वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा, मैं रेगुलर रखूंगा। और इस पूरी भारतीय इतिहास को मैं कम से कम 1 महीने में आपको कंप्लीट कराऊंगा। यानी 30 वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को संपूर्ण भारतीय इतिहास कंप्लीट करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। इसी के क्रम में मैं आगे और भी सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा मैं, जो मुझे पढ़ाना चाहिए, आप लोगों की तैयारी के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए मुझे आप लोगों का। मेरे इस चैनल को मैंने 2 दिन ही हुए अभी बनाए हुए, और इस पर मैंने अभी बेसिक साइंस के वीडियो भी अपलोड किए हैं। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर इसे देख सकते हो। साथ ही में मैंने इतिहास इसलिए स्टार्ट किया है कि सबसे पहले हमें पुराना ज्ञान होना चाहिए, इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, जो अभी तक हुआ है देश दुनिया में उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। उसके बाद हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी मेरे इस वीडियो को पसंद करेंगे, देखेंगे। और एक आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको इतनी उम्मीद बताता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँगा शायद ही उसके बाहर से कुछ आवे, और अगर मेरे पढ़ाए हुए नोट्स के बाहर से अगर कुछ आता है तो यकीन मानिए वो पूरी जो राजस्थान में जितनी भी फैकल्टी काम कर रही है इस सब्जेक्ट के ऊपर, उनके पढ़ाए हुए में से भी नहीं आएगा। क्योंकि मैंने ये हिस्ट्री टॉपिक कम से कम पिछले 3 महीनों से मैंने अपने आप को इसमें कंप्लीट किया है मैंने। और इसमें मैंने कई सारे यूट्यूब चैनल, कई सारी किताबें और कई सारे अन्य स्रोतों के माध्यम से मैंने इस पीडीएफ को तैयार किया है। यकीन मानिए शायद इससे हिस्ट्री के बेस्ट वीडियो आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री के बेसिक 0 लेवल से आपको स्टार्ट करूंगा और उस चरम सीमा तक पहुंचा दूंगा जहां पर अगर 20 प्रश्न भी आएंगे तो 20 के 20 प्रश्न करने में आप पूरी तरह सक्षम होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला चैप्टर
इतिहास के सामान्य परिचय से, जिसमें हम जानेंगे कि इतिहास क्या होता है, इतिहास का प्रादुर्भाव कैसे हुआ है और इतिहास धीरे धीरे क्रम से रूप में आगे कैसे बढ़ा। धन्यवाद। आपके सामने पीडीएफ आ चुकी है। देखिए आपके सामने ये हमारा लोगो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। हमारे लोगों का जो स्लोगन हमने रखा है, उस स्लोगन का नाम है बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा। जब तक हमारी सोच बड़ी नहीं होगी और हमारी मेहनत हमारी सोच के अकॉर्डिंग नहीं होगी और हमारे इरादे पक्के नहीं होंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती है। इसीलिए हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। बड़ी सोच के साथ हमारी मेहनत भी कड़ी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत होनी चाहिए, दिन रात एक होने चाहिए और हमारे इरादे हमेशा पक्के होने चाहिए। मतलब हमें हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखनी है कि हाँ, हम इसे पाकर ही रहेंगे, तो हमें सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता है, हमें सफलता मिलकर ही रहेगी। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे लेक्चर 1 के साथ में भारतीय इतिहास। और हम भारतीय इतिहास में आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का सामान्य परिचय। तो आइए शुरू करते हैं पहले लेक्चर के साथ में भारतीय इतिहास। आप सभी का वेलकम है, वेलकम टू एवरीवन। देखिए आपके सामने पीडीएफ आ चुकी है। अब इसको थोड़ा सा वर्बली समझने का प्रयास करिएगा। देखिए मेरे पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं है कि मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा सकूं, इसलिए मैंने एक तरीका ये अपनाया कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में मैं आपको हर वर्ड ऐसा पढ़ाऊं ताकि आपको हर वर्ड का मतलब आपको समझ में आए। देखिए हमारा सबसे पहला शब्द है इतिहास और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है इतिहास क्या है। तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इतिहास होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए इतिहास की सिंपल सी मैंने यहाँ पर परिभाषा आप सभी के सामने प्रस्तुत की है। देखिए वर्तमान और भविष्य के प्रकाश में अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। जब हम कभी इतिहास सब्जेक्ट को पढ़ने जब शुरू करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले एक प्रश्न आता है कि इतिहास का मतलब क्या होता है। तो देखिए वर्तमान और भविष्य मतलब आज और आने वाले कल कि जो दुनिया में हम जो जी रहे हैं उसमें हमें पुराना ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास का अर्थ क्या होता है, तो देखिए इतिहास का अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही हुआ था का मतलब होता है कि पौराणिक समय में, अब देखिए हम इतिहास को कैसे पढ़ते हैं, कुछ स्रोतों के माध्यम से पढ़ते हैं। या तो हमें कोई शिलालेख मिला हो, उसके ऊपर जो लिखा है हमने वो मान लिया, या कोई पुस्तक मिली है जिसको पढ़कर हमने मान लिया कि ऐसा हुआ था। तो इतिहास का अर्थ ही यही होता है कि ऐसा ही हुआ था, इसलिए हमने उसे प्रमाणित कर दिया है या हमने उसे मान लिया है, ठीक है। फिर बात करते हैं इतिहास की उत्पत्ति। अब इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से, इतिहास शब्द दिया कहाँ से गया। तो देखिए इतिहास को अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री शब्द के नाम से जानते हैं और इतिहास की उत्पत्ति हिस्ट्री शब्द से ही हुई है। अब आप कहोगे कि सर इंग्लिश तो बाद में आई है लेकिन हिंदी बाद में आई है, तो देखिए ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हिस्ट्री जो शब्द है वो प्रॉपर रूप से यूनानी ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसमें मुख्य शब्द होता है हिस्टोरिया। क्या होता है, हिस्टोरिया। और हिस्टोरिया का अर्थ होता है किसी भी विषय पर अनुसंधान करना या रिसर्च करना। तो हिस्टोरिया से शब्द निकला हिस्ट्री, जिसे हम वर्तमान समय में इतिहास के नाम से जानते हैं। और इतिहास का मतलब क्या होता है, ऐसा ही हुआ था। देखिए ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये काफ़ी मतलब गहन अध्ययन के बाद बनाया है। इसके अंदर मैंने एनसीईआरटी बुक्स का और काफ़ी जो फेमस बुक्स है, काफ़ी फेमस यूट्यूब चैनल्स है, उन सभी का समावेश करके मैंने ये बनाया है। इसमें कम से कम मैंने 3 महीनों की मेरी पूरी मेहनत लगी है। तो मैं आप लोगों को एक अच्छे से अच्छा मटेरियल देने का पूरा मेरा प्रयास है और मैं आपको इतना विश्वास दिला देता हूँ कि इस पीडीएफ में जो प्रश्न का जो मैंने समावेश किया है, पुराने सारे प्रश्न इसके अंदर समावेशित कर लिए गए और आने वाले समय में जो नए प्रश्न बनेंगे उनका भी मैंने इसके अंदर पूरी तरह से उसका उपयोग किया है ताकि नए प्रश्न किस तरीके से बने आपको उसका पहले से आभास हो जाए। अब बात करते हैं इतिहास के प्रमुख घटक। देखिए इतिहास के घटक क्या होते हैं। कई बार हम लोग पढ़ते हैं कि ईसा पूर्व क्या होता है और ईसा का मतलब क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है। देखिए इस डायग्राम को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप लोगों को समझ में आसान रहेगा। देखिए
ये वाला जो जीरो मैंने यहाँ पॉइंट बताया गया है, इस जीरो का मतलब ये है कि इस समय ईसा का जन्म हुआ था, ईसा मसीह जो है उनका जन्म हुआ था। तो जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय हमने समय को क्या मान लिया, आज से समय क्या हो गया, जीरो। मतलब अब ईसा जो पैदा होंगे उनका जो उनका जो जन्म चलेगा वो कैसे चलेगा, आज 1 दिन के हुए, 2 दिन के हुए, 100 साल के हुए, 500 साल के हुए, 1000 साल के हुए, इस प्रकार से ये आगे चलेगा। ठीक है, और धीरे धीरे करते करते कितना आ गया, देखिए 2020 आ गया वर्तमान। यानी कि ईसा के जन्म से हमने समय को एक महत्वता दे दी है कि अब से जो भी समय होगा इस रूप में बढ़ेगा। तो देखिए इसीलिए जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरा जन्म 1990 में हुआ, ठीक है, और वर्तमान में क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है 1990 में हुआ, उसके बाद में मैं 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, उसके बाद बढ़ते बढ़ते मैं 30 साल का हो गया। क्लियर बात है। इसी प्रकार हम बात करेंगे ईसा के जन्म से पहले के बारे में। तो ईसा का जन्म कब हुआ, 0 में हुआ। अब देखिए इससे पौराणिक घटना है, जैसे कि हम ग्राफ पढ़ते तो ग्राफ में क्या पढ़ते थे, यहाँ 0 पढ़ते थे, इधर 1 2 3 इस प्रकार पढ़ते थे। उसी प्रकार इस ग्राफ में हम कैसे पढ़ेंगे, 1 2 3 4 इसी प्रकार से, क्योंकि 0 से कोई चीज़ शुरू हुई तो वापस इधर बढ़ती। यूँ तो है नहीं कि मैं यहाँ पर 2000 लिख दूंगा फिर इधर कम से कम लिखूंगा, तो यहाँ पर कम से चलेगा इस प्रकार से। तो अब इस समय के लोगों का कार्यकाल कैसे जाना जाएगा, जैसे कि मैं बोलता हूँ कोई 300 साल में पैदा हुआ तो वो इधर बढ़ते बढ़ते कैसा होगा, 300 में पैदा हुआ, फिर 299 उसने में 299 के समय वो 1 साल का हुआ, फिर 200 के समय वो 100 साल का हुआ। इस तरह से मतलब इधर के लोग इस तरह की ओर बढ़ रहे हैं और इधर के लोग इस तरह की ओर बढ़ रहे हैं। तो जैसे अब आप चीज़ को समझिएगा, मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ईसा के जन्म से पहले, यानी कि मैं बोलता हूँ कि 269, मैं बोलता हूँ 269, मैंने एक कोई सन लिया है 269 में, जैसे मैं बोलता हूँ ए व्यक्ति का जन्म हुआ, तो उसका जन्म कब हुआ, 269 ईसा पूर्व में उसका जन्म हो गया। और मैं बोलता हूँ 263 की उम्र में वह कितने साल का हो गया, वह 6 साल का हो गया। तो अब आप बोलोगे कि सर 69 में तो पैदा हुआ, 263 में 7 साल कैसे, ये मतलब 6 साल का कैसे हो सकता है, वो तो बढ़ने चाहिए। लेकिन देखिए ये ईसा के जन्म से पहले यहाँ पर क्या आया, 269, फिर हम बढ़ेंगे किधर बढ़ेंगे, 263, तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जब 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा, इसका मतलब वो व्यक्ति 100 साल का हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उसके पीछे क्या लग रहा है, ईसा पूर्व लग रहा है। बिल्कुल ग्राफ के माध्यम से आपको है, एक बार मैं इसे वापस से ढंग से समझा देता हूँ। देखिए देखिए जैसे कि इधर किसी व्यक्ति की उम्र कितनी है, 2000 सन में, 2000 ईसा पूर्व में उसका क्या हुआ, जन्म हुआ। 2001 ईसा पूर्व में वो 1 साल का होगा, 2002 में वो 2 साल का होगा, इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते वो यहाँ पर आएगा। क्लियर बात है। जब 0 समय आया तब किसका जन्म हुआ, ईसा का जन्म हुआ, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, 0 वर्ष। यानी अब जो भी आएगा गणित कैसी चलेगी, पॉजिटिव क्रम में बढ़ेगी, यानी 0 1 2 3 इस प्रकार से बढ़ेगी। तो ईसा, तो देखिए ईसा पूर्व का मतलब क्या होगा, ईसा के जन्म से पहले की घटना ईसा पूर्व कहलाएगी, और ईसा के जन्म के बाद की घटना क्या कहलाएगी, ईसा कहलाएगी। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। देखिए अब यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, देखिए 484 ईसा पूर्व, मैं कब की बात कर रहा हूँ, 484 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म से 484 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ग्रीक और यूनान में, ग्रीक और यूनान एक देश है, वहाँ पर हेरोडोटस नामक एक व्यक्ति हुआ था। उस व्यक्ति का नाम क्या था, हेरोडोटस था। तो हेरोडोटस नामक व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, हिस्टोरिका था। तो सीधे समझिए बात, व्यक्ति कौन था, हेरोडोटस था। उसने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या था, हिस्टोरिका था। कब लिखी थी, 484 ईसा पूर्व में लिखी थी। कहाँ पर लिखी थी, ग्रीक और यूनान में। 4 चीज़ों की जानकारी मिलती है। हेरोडोटस नामक व्यक्ति ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी 484 ईसा पूर्व में, और कहाँ पर लिखी, ग्रीक यूनान में लिखी थी। ठीक है, हेरोडोटस ने इस पुस्तक में, कौन सी पुस्तक में, हिस्टोरिका पुस्तक में, यूनान फारस युद्ध का क्रमबद्ध तरीके से क्या कहता है, इतिहास को लिखा था। यानी हेरोडोटस ने इस पुस्तक में यूनान फारस के युद्ध को क्रमबद्ध लिखा। ठीक है, देखिए यूनान और फारस 2 देशों के मध्य का एक युद्ध हो रहा है, जिसे क्रमबद्ध लिखा, मतलब चरणबद्ध तरीके से उसने लिखा। ठीक है, अतः
पहली बार हेरोडोटस जैसे किसी व्यक्ति ने इतिहास को लिखने का प्रयास किया था, इसीलिए हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है। अब देखिए क्या होता है, किताबों में क्या लिखा होता है, सीधा लिखा होता है इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना गया है। ये नहीं बताएंगे कि हेरोडोटस ने इतिहास को किस प्रकार से लिखा है। तो मैंने इस वीडियो में आप मतलब मेरे जो भी हिस्ट्री के वीडियो आएंगे उसके अंदर आपको 0 से लेकर 1 तक की आपको सारी जानकारी दी जाएगी इसके अंदर। तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि हेरोडोटस ने यूनान और फारस के मध्य युद्ध का क्रमबद्ध तरीके से लिखा था उसको, और उसने हिस्टोरिका पुस्तक के माध्यम से लिखा था, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, यह वीडियो जो RS मेंस की तैयारी कर रहे उन लोगों के लिए भी पूरा सफिशिएंट है। इसमें मैंने RS मेंस, RS प्री, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर, और बात करते हैं पटवारी, कांस्टेबल, जो भी भर्ती परीक्षा, यहाँ तक कि आप अगर सिविल सर्विसेज IAS की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी हिस्ट्री का इससे बढ़िया मैटर उनको कहीं पर भी नहीं मिल सकता है। मैंने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से इसको बनाया, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम 411 ईसा पूर्व में। देखिए 484 यानी 484 में देखिए हमने किसकी बात करी थी, हमने हेरोडोटस की बात करी थी हमने, ठीक है। अब 484 के बाद में देखो 411 यानी कि समय क्या हो रहा है, 0 की ओर बढ़ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कहाँ पर, वही ग्रीक यूनान में एक थ्यूसिडाइडिस नामक एक व्यक्ति था जिसने एक पुस्तक लिखी। मतलब यूनान ग्रीक में 2 लोगों ने पुस्तक लिखी थी। सबसे पहले लिखी थी हेरोडोटस ने लिखी थी, ठीक है, जिसका नाम था, पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका, और उसने फारस और यूनान के युद्ध का वर्णन किया था, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। लेकिन 411 ईसा पूर्व में क्या हुआ, ग्रीक यूनान में थ्यूसिडाइडिस नामक एक व्यक्ति था जिसने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या था, पेलोपोनेशिया युद्ध का इतिहास। मतलब उस पुस्तक का नाम क्या लिखा है इसने, पेलोपोनेशिया युद्ध का इतिहास, इस नाम से उसने पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक में उसने क्या किया, देखिए स्पार्टा और एथेंस के युद्ध का वर्णन किया। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी 300, एक मूवी देखी होगी, देखी आपने, तो 300 जो मूवी बनी हुई है वो स्पार्टा और एथेंस के युद्ध के वर्णन के बारे में ही लिखी हुई है, ठीक है। तो स्पार्टा और एथेंस के युद्ध का वर्णन किया, और इस युद्ध का वर्णन कैसे किया, विश्लेषण तरीके से किया। हेरोडोटस ने जो फारस और यूनान का जो युद्ध बताया था वो क्रमबद्ध तरीके से बताया था, जबकि इसमें इन्होंने किस तरीके से बताया, इन्होंने विश्लेषण तरीके से बताया है। तो अतः वैज्ञानिक इतिहास का जनक हम किसे कहेंगे, थ्यूसिडाइडिस नामक व्यक्ति को कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 बातें इंपॉर्टेंट है, एक है वैज्ञानिक इतिहास का जनक है, और दूसरा है सिर्फ इतिहास का जनक है। तो इतिहास का जनक हम किसे कहेंगे, हेरोडोटस को कहेंगे, और वैज्ञानिक इतिहास का जनक किसे कहेंगे, थ्यूसिडाइडिस को। क्यों कहेंगे, क्योंकि थ्यूसिडाइडिस ने उस युद्ध का विश्लेषण तरीके से उसका अध्ययन किया था, जबकि हेरोडोटस ने क्या किया था, इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास किया था। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अब इतिहास का विकास कैसे हुआ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझना पड़ेगा। देखिए हम बात करें इतिहास, और इतिहास के किस रूप में बात करें, इतिहास के विकास के रूप में बात करें कि इतिहास का विकास आखिर हुआ कैसे, ठीक है। तो देखिए इतिहास के विकास को हम यहाँ पर क्या करते हैं, मुख्य रूप से 3 भागों में हम विभक्त कर लेते हैं। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल, और नंबर 3 हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल। वापस समझिएगा, नंबर 1 क्या है, प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल, और नंबर 3 हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक काल के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए इनका वर्णन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल के बारे में चर्चा करते हैं हम। देखिए इसमें लिपि और लेखन का विकास नहीं हुआ था। यानी क्या बात कर रहा हूँ मैं, लिपि और लेखन, मतलब इस काल की घटनाओं की जो लिपि थी और लेखन की व्यवस्था थी वहाँ पर पॉसिबल नहीं था। मतलब न तो हमें इस समय की न तो लिपि मिली है और ना ही लेखन मिला है, क्योंकि उस समय लिपि और लेखन का विकास हुआ ही नहीं था। वह काल जिसका हमें लिखित प्रमाण नहीं मिलता है क्या कहलाता है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। यानी कि हम ऐसे काल की बात करें जिसका हमें कोई लिखित प्रमाण ही नहीं है हमारे पास में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रागैतिहासिक काल बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, देखिए समझिएगा। इस समय की लिपि तो है हमारे पास में, लेकिन हम उससे अभी तक पढ़ नहीं पाए। ऐसी व्यवस्था को हम, ऐसे इतिहास को हमने क्या कहा है, आद्य ऐतिहासिक काल का नाम दिया है। मतलब हमारे पास में लिपि तो है
ठीक है, लेकिन हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी पूरी है, लेकिन हम अभी तक उसकी लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। और तीसरी बात करते हैं चर्चा करते हैं वो करते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। यानी इसमें क्या है, लिपि है और हमने उसे क्या है, पढ़ भी लिया है अच्छे। यानी लिपि है और हम उसे पढ़ भी सकते हैं, उसको क्या कहेंगे हम, ऐतिहासिक काल कहेंगे। जैसे देखिए, उत्तर वैदिक काल जो 600 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था, उसका आज तक हमारे पास में क्या है, लिखित साक्ष्य के रूप में हमारे पास में इतिहास मौजूद है। ठीक है, तो इस काल को क्या कहेंगे, ऐतिहासिक काल। वापस रिवीजन करते हैं, देखिए ध्यान सुनिए। प्रागैतिहासिक काल में क्या है, लिपि और लेखन का विकास नहीं होता है, यानी कि जिसके अभी तक हमें प्रमाण नहीं मिले। आदि ऐतिहासिक काल क्या है, लिपि है परंतु हम उसे अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता उदाहरण है। और ऐतिहासिक काल का क्या है, लिपि और उसे पढ़ा भी जा सकता है, जैसे उत्तर वैदिक काल में 600 ईसा पूर्व से लेकर आज तक की घटना, यानी कि 2020 सन तक, हम 12 मई 2020 तक हम उसे अच्छे से पढ़ पाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब बात करते देखिए, आदि ऐतिहासिक जो वर्तमान का जो ऐतिहासिक काल है उसको हमने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 प्राचीन इतिहास, नंबर 2 मध्यकालीन इतिहास, और नंबर 3 बात करते हैं हम आधुनिक इतिहास के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे समझिएगा, प्राचीन इतिहास के बारे में बताऊँ। प्राचीन इतिहास का समय कब से कब तक माना जाता है, 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। इस देखिए यहाँ पे ईसा पूर्व और यहाँ पर ईस्वी, यानी कि ईसा के जन्म से 600 साल पहले से लेकर ईसा के जन्म के बाद के 717 ईस्वी तक का जो काल है वो प्राचीन इतिहास कहलाता है। मध्यकालीन इतिहास कब कहलाता है, 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक का जो काल है वो मध्यकालीन इतिहास कहलाता है। और तीसरी बात करते हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास कब से, 1707 ईस्वी से लेकर 1947, यानी भारत जब तक आज़ाद हुआ तब तक का जो समय कहलाता है वो क्या कहलाता है, आधुनिक इतिहास कहलाता है। एक बार वापस चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखिए, ऐतिहासिक काल को हमने कितने भागों में विभक्त किया है, 3 भागों में, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और यही हमारा एग्जाम का मुख्य रूप से सिलेबस आता है कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कई सारे बच्चों की एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या मिस्टेक होती है। कई बच्चे जो पढ़ना शुरू करते हैं वो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं और अपनी सारी एनर्जी को इस में पढ़ने में लगा देते हैं। फिर यहाँ आते आते उनकी एनर्जी कमज़ोर हो जाती है और यहाँ आते आते उनकी एनर्जी बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। उन्होंने मेहनत तो खूब करी है, लेकिन परीक्षा में नंबर उनको 50 में से मात्र 10 क्वेश्चन ही मिले, 10 नंबर ही उनके पास में आए। तो ऐसे बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, सिलेबस को थोड़ा सा विचार करके पढ़ना चाहिए। हमें यह जानना जरूरी है कि परीक्षा वाला यहाँ से प्रश्न देगा, यहाँ से देगा या यहाँ से देगा। तो ऑब्वियसली बात है वो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न देगा, क्योंकि आधुनिक इतिहास में क्या हुआ था, नई विचारधाराओं का जन्म हुआ था, नए समाज का जन्म हुआ था। हर एक समाज का एक नया उद्भव हो रहा था। इस समय का जो समाज था वो एक विचारधारा के साथ जी रहा था, इस समय का जो समाज था वो 2-3 विचारधाराओं के साथ जी रहा था। लेकिन इस समय हर समाज के पास में अपनी अपनी एक अलग अलग विचारधारा थी और उसके बलबूते पे भारत देश को आज़ाद कराया गया है। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रश्न पूछने का तरीका यहाँ से आता है, उसके बाद में कहाँ से आता है, मध्यकालीन युग से आता है। प्राचीन इतिहास से मात्र कुछ अगर परीक्षा में 50 प्रश्न आ रहे हैं तो प्राचीन इतिहास से मात्र 10 प्रश्न आएंगे, जबकि जो 40 प्रश्न हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, मध्यकालीन और आधुनिक से पूछे जाते हैं। क्योंकि आधुनिक विचारधारा का जो प्रतिपादन हुआ था, शुरुआत हुई थी, वो कहाँ से हुई थी, मध्यकालीन इतिहास से हुई थी। मध्यकालीन इतिहास में ऐसी कई सारी घटनाएं हुई थी जिसके बलबूते पर ही आधुनिक विकास का जन्म हुआ है। तो इस चैप्टर में हम जो शुरुआत करेंगे वो मध्यकालीन इतिहास से करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मध्यकालीन इतिहास पढ़ने के बाद में आप कोई से भी पेपर को उठा के देखिए या आने वाले कोई से पेपर को देखिए, आपको इसमें से प्रश्न जरूर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखिए मध्यकालीन इतिहास के बारे में। अब बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास में हमें पढ़ना क्या है, प्रश्न है यहाँ से क्या पढ़ना है और परीक्षा में प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। मध्यकालीन इतिहास के बारे में अगर चर्चा करोगे तो इसमें इतना मैटर है कि उसको पढ़ते पढ़ते कई साल निकल जाएंगे। लेकिन हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना है, हमें पीएचडी नहीं करनी है। हमें यहाँ पर क्या करना है, परीक्षा में अच्छे मार्क्स कैसे अर्जित करें, परीक्षा में जहाँ से प्रश्न पूछे जाए वो टॉपिक हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, परीक्षा में प्रश्न पूछने के 4 मेथड होते हैं। नंबर 1 प्रशासनिक शब्दावली। एक शब्दावली पूछी जाती है, जैसे प्रशासन से संबंधित कोई प्रकार की शब्दावली, तो उसके बारे में पूछा जाता है।
प्रशासनिक शब्दावली का मतलब होता है राजस्व विभाग से संबंधित, हर राज्य का एक राजस्व विभाग होता था, उससे संबंधित कोई अगर शब्दावली है तो वो हमें पढ़नी है। नंबर 2 बात करेंगे, जब राजा राजस्व को चलाता था तो उसको पैसा भी मिलता था, तो आर्थिक रूप से भी हमें शब्दावली पढ़नी है। राजा था, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए प्रमुख युद्ध भी करता था, तो उन युद्धों के बारे में पढ़ना है हमें। और बात करना है, राजा अपने अपने समय में कुछ स्मारकों का निर्माण करवाता था, तो उस कला संस्कृति के बारे में भी हमें जानना है। तो हमें भारतीय इतिहास में प्रशासनिक शब्दावली, आर्थिक शब्दावली, प्रमुख युद्ध और कला संस्कृति, इन 4 टॉपिकों के बारे में बेस्ट से बेस्ट हमको मटेरियल से पढ़ना है। आप मटेरियल की बिल्कुल चिंता मत करिए, आप मेरे 4 वीडियो देख लोगे अगर ढंग से, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो अच्छे से पसंद आएंगे। आप सिर्फ 4 वीडियो के लिए मेरा समय निकाल दीजिए, उसके बाद मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे से इम्प्रेस हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अब मध्यकालीन इतिहास के टॉपिक क्या क्या हैं, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, मध्यकालीन इतिहास में बात करेंगे हम 712 ईस्वी से। कब से बात करेंगे? 712 ईस्वी से, क्योंकि मध्यकालीन का समय 712 से चलता है। कब तक चलता है? 1707 ईस्वी तक चलता है। इस समय के बीच में कौन कौन से प्रमुख टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आते हैं? देखिए, इस्लाम का उदय। कई लोग बोलते हैं कि इस्लाम धर्म उदय कब हुआ, तो इस्लाम के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत में मुस्लिम जो आक्रमण हुए थे वो कैसे हुए थे, एक हिंदू जो राज्य था, हिंदू राज्य में मुस्लिम कैसे आए थे, उनका पढ़ेंगे हम। साथ में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे कि मुस्लिमों के आक्रमण के बारे में, दिल्ली सल्तनत क्या चीज़ थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई। दिल्ली सल्तनत के बाद में बात करेंगे मुगल साम्राज्य कैसे आया था, जो अकबर, बाबर, जो हुमायूं भारत में आए थे वो कैसे आए थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन कैसे चर्चा में, इनके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में हम शुरू करेंगे आधुनिक भारत के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख टॉपिक कौन कौन से? इस्लाम का उदय कैसे हुआ, भारत में मुस्लिम आक्रमण कैसे हुए, दिल्ली सल्तनत का राज्य स्थापित कैसे हुआ था, मुगल साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ था, और भक्ति और सूफी आंदोलन को घर घर तक कैसे पहुंचाया गया था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट अंतिम रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्यकालीन इतिहास किन परीक्षा के लिए प्रमुख रूप से उपयोगी माने गए हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप राजस्थान लेवल के एग्जाम दे रहे हो, राजस्थान में अगर एग्जाम, जैसे राजस्थान में कौन कौन से आरएस का एग्जाम दे रहे हो, शिक्षक भर्ती का एग्जाम दे रहे हो, शिक्षक भर्ती में बात कर रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। देखिए, यहाँ थर्ड ग्रेड में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है रीट का, ठीक है। वे बच्चे जिनके सब्जेक्ट सोशल स्टडी है, सामाजिक अध्ययन जिनके विषय हैं, उन लोगों को भारतीय इतिहास पढ़ना जरूरी है। लेकिन जिन लोगों के साइंस टॉपिक है, कौन सा, SCIENC साइंस है, साइंस मैथ्स है, उन लोगों को नहीं पढ़ना है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ, यह टॉपिक RS वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट, और थर्ड ग्रेड में सिर्फ और सिर्फ SS वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप थर्ड ग्रेड टीचर के साथ में अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मध्यकालीन इतिहास पढ़ना जरूरी होता है। लेकिन अगर आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ रीड साइंस में अगर आपको टीचर बनना है तो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूंगा, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो वर्तमान में पटवारी में मध्यकालीन इतिहास को ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य परीक्षा जैसे कांस्टेबल की परीक्षा कर तैयारी करो तो आप मध्यकालीन इतिहास को पढ़ सकते हो। इसके अलावा राजस्थान में कई भर्ती परीक्षाओं में मध्यकालीन इतिहास को सिलेबस में रखा जाता है और कई एग्जाम में नहीं रखा जाता है, ठीक है। वर्तमान में 3 वैकेंसी काफ़ी चर्चा में है जो आने वाली है, और इन तीनों के सिलेबस में मध्यकालीन इतिहास दिया हुआ है, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी होता है। इसके बाद बात करते हो, अगर आप इंडिया लेवल के कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंडिया लेवल की जितनी भी परीक्षाएं होती है, चाहे वो UPSC कराओ, चाहे SSC कराओ, चाहे कोई सा भी बोर्ड कराओ, उन सभी एग्जाम में भारतीय इतिहास मुख्य रूप से पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इस वीडियो को मैं आपको बताता हूँ, मैंने काफ़ी गहन अध्ययन के बाद बनाया है ताकि मैं आपको एक बार फिर से इसका रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, हमने बात करी थी, सबसे पहले क्या बात करी थी, हमने इतिहास के घटक को जाना था, ठीक है। और हमने बात करी थी इतिहास की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, हिस्ट्री सबसे हुई थी। हिस्ट्री शब्द कहाँ से लिया गया है, यूनानी ग्रीक भाषा से लिया गया है, और क्या शब्द था, हिस्टोरिया, जिसका अर्थ क्या होता है, अनुसंधान होता है, ठीक है। इतिहास के घटक मैंने आपको बताया, ईसा पूर्व और ईसा, यानी ईसा के जन्म से पहले की घटनाओं को क्या कहेंगे, ईसा पूर्व कहेंगे, और ईसा के जन्म के बाद की घटनाओं को क्या कहेंगे, ईस्वी कहेंगे। इसके बाद हमने बात करी थी, एक हेरोडोटस नाम का व्यक्ति था जिसने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। कब लिखी थी, 484 में लिखी थी, और कहाँ पर लिखी थी, ग्रीक यूनान में लिखी थी।
इस पुस्तक में उसने क्या किया, यूनान फारस के युद्ध का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया था। इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हेरोडोटस जैसे किसी व्यक्ति ने पहली बार इतिहास को लिखने का सफल प्रयास किया था। फिर एक व्यक्ति आता है, थ्यूसिडाइडिस नामक व्यक्ति आता है। वो एक पुस्तक लिखता है, पेलोपोनेशिया का युद्ध लिखता है। ठीक है, वो कब लिखता है? 411 ईस्वी पूर्व में लिखता है। और इसमें क्या करता है, स्पार्टा और एथेंस के मध्य युद्ध का वर्णन करता है और उस युद्ध को विश्लेषण तरीके से लिखता है। अतः वैज्ञानिक इतिहास का जनक किसको कहा गया है? थ्यूसिडाइडिस को कहा गया है। इसके बाद में मैंने आपको इतिहास के पार्ट बताए, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक का मतलब क्या है? लिपि और लेखन का विकास नहीं हुआ है। आद्य ऐतिहासिक काल लिपि है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। आद्य ऐतिहासिक काल लिपि है, उसे पढ़ा भी जा सकता है। यानी कि 600 ईस्वी के बाद की जो भी घटना है वर्तमान तक की, उसको हम क्या कहेंगे? ऐतिहासिक काल कहेंगे। और ऐतिहासिक काल को हमने कितने भागों में विभक्त किया है? 3 भागों में, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के रूप में किया है। तो कल से हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ना शुरू करेंगे और जानेंगे मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में बात करेंगे कि मध्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप मुझे सहयोग कीजिए इस वीडियो बनाने में, ताकि मैं रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँ। अगर आप लोगों का मुझे प्रोत्साहन मिलेगा तो ही मैं वीडियो को रेगुलर बना पाऊँगा। अगर आप लोग मुझे इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो मेरा मनोबल भी कम होगा। और ये हमारा देखिए लोगो है हमारा। आप इस लोगो के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कई विद्यार्थियों तक जिनके पास में ऑफलाइन शिक्षा ग्रहण करने के लिए पैसा नहीं है उनके पास में, या वो उनके पास इतनी पहुंच नहीं है, तो आप उनको इस वीडियो के माध्यम से हिस्ट्री पढ़ा सकते हो। धन्यवाद।